हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक है, पहला पेपर जो हमारा मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का है उसमें वेव जो चैप्टर है हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव, बिट्स एंड मॉड्यूलेशन। ठीक है, वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। तो जितने भी वेव के इक्वेशन है या जितने भी थ्योरियाँ हैं, ठीक है, उन सबको हम लोग हल करेंगे और जो हमारा नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेव की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हमने वेव का डेफिनेशन लिख दिया है यहाँ पे। ये देखिए, एग्जाम में भी पूछा जाता है। डेफिनेशन लिखा है, द ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंसेज विच कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम अलोंग विद देम आर कॉल्ड वेव। ठीक है, तो ये एक डिस्टर्बेंस का जो ट्रैवलिंग होता है जिसके साथ साथ क्या होता है कि एनर्जी और मोमेंटम जो लेकर अपने साथ चलती है और डिस्टर्ब उत्पन्न करती है मीडियम में, उसे हम वेव कहेंगे। ठीक है, तो इसके और भी प्रॉपर्टीज हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दो तरह के हम लोग वेव पढ़ेंगे। मैकेनिक्स वेव में पहला मैकेनिकल वेव आएगा और दूसरा इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो ये देख लेते हैं कि मैकेनिकल वेव कौन सा होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन होंगे। ठीक है, तो ये दोनों वेव के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तो हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए, सिंपल से हम आपको बता देते हैं कि जिस वेव के ट्रैवलिंग में, जैसे मान लीजिए दो वेव हैं, तो जिस वेव के ट्रैवलिंग में हमें जो है मीडियम में जो है प्रोपोगेट करने की आवश्यकता होती है, यानी मीडियम की आवश्यकता होती है, तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव। यानी मैकेनिकल वेव वही होगा जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत हो। ठीक है, और जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं हो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव के अंतर्गत जितने भी वेव आते हैं, जैसे हमारे साउंड वेव हो गए और किसी वाटर के सरफेस पे कोई वेव है, ठीक है, या जो धागा हमारा है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का भी वेव हुआ। यानी आप दो दो बिंदु ले लीजिए, उसमें धागा बांध दीजिए, उसमें जो वेव उत्पन्न होगा वो भी क्या है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, क्योंकि उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जैसे हमारा एक्सरे आ गया, ठीक है, एक्सरे आ गया, लाइट वेव आ गया, तो ये सब हमारे जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख के लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। ठीक, तो पहला है वेव व्हेन रिक्वायर अ मीडियम, when require a medium for propagation ठीक है, is called mechanical wave। ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वेव व्हेन रिक्वायर मीडियम, यानी जब हमें मीडियम की आवश्यकता पड़े प्रोपोगेशन के लिए, यानी उस मीडियम में चलने के लिए, संचरण करने के लिए, तो उसे हम मैकेनिकल वेव बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हम आपको लिखा देते हैं, क्या है इसका आएगा एग्जांपल में साउंड वेव। ठीक, साउंड वेव, वेव ऑन द सरफेस, wave on the surface of water, ठीक है, wave in string। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत जो भी वेव आते हैं उन सभी को प्रोपोगेशन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब हम ये देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इसमें, वेव विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यानी ऐसा वेव जिसको मीडियम में प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी यहाँ लिखा है नो रिक्वायर, यानी जिसकी जरूरत ना हो। ठीक है, तो हमें जब मीडियम की जरूरत नहीं होती है उस वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत जितने भी हमारे वेव आएंगे उन सभी को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मीडियम मतलब कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। चलिए इसका एग्जांपल लिखा देते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारा लाइट वेव, लाइट वेव, और हमारा है एक्सरे वेव,
ATC। ठीक है, देखिए लाइट वेव में क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, लाइट वेव देखिए हमारे सूर्य से जब आ रहा है तो बीच में वैक्यूम होता है रास्ते में। ठीक है, तो वैक्यूम में चलने के लिए मीडियम नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा लाइट वेव क्या है, बिना विदाउट मीडियम के भी प्रोपोगेशन कर सकता है, इसलिए यहाँ पृथ्वी तक पहुंच जाता है। एक्सरे वेव में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। यानी इस तरह से जितने भी वेव ऐसे हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है, हम कह सकते हैं वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अब हम वेव के डेफिनेशन देख लिए और कुछ उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने ये देखा कि किस वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है और किसको नहीं। ऐसे हम साधारणतया देखें तो दो तरह के मीडियम वेव होते हैं जो कि मीडियम के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो है मीडियम में प्रोपोगेट करने के लिए, यानी जब किसी मीडियम में वेव प्रोपोगेट कर रहा है तब हम कैसे डिवाइड करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मीडियम में भी हमारे दो तरह के वेव आते हैं। ठीक है, अपने प्रोपोगेशन के आधार पे उनका नाम दो होता है, पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऑफ वेव। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं ये जो हमारे दो वेव बन रहे हैं इनकी डिफिनीशन क्या है, इसके अंतर्गत कितने पॉइंट आते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन या जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, जितने भी हमारे यानी वेव इस चैप्टर से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो डेरिवेशन के हों चाहे थ्योरी के हों, हम सभी इसमें हल कराएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अन्य भी जो सब्जेक्ट आपके बचे हैं जैसे केमिस्ट्री के, वो भी हम धीरे धीरे इस तरह से वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं जो भी पहले से अपलोड हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पे टू वेव आ गए हैं। ठीक है, तो हम पहला वेव जो हमारा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स बताते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है हमारा पहला। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका लिख देते हैं डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं ये क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लिखेंगे इन दिस वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, ऑफ द वेव हमारा यहाँ होगा। तो जैसे देखिए लॉन्गिट्यूडनल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन दिस वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यानी इस वेव में जब मीडियम में हमारा ये वेव प्रोपोगेट करेगा, यानी जब मीडियम में चलना शुरू करेगा तो जो मीडियम के हमारे पार्टिकल होंगे, यानी मीडियम में अनेक पार्टिकल होते हैं, तो जितने भी पार्टिकल हैं वो सभी ऑसिलेट करने लगेंगे। ठीक है, तो ऑसिलेट करेंगे किस दिशा में करेंगे, उसी दिशा में करेंगे जिस दिशा में हमारा वेव जा रहा है। ठीक है, तो जिस दिशा में हमारा वेव जा रहा है उसी के दिशा में ये जो है प्रोपोगेशन स्टार्ट करेंगे, तो हम ऐसे वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। ठीक है, फिर से समझिए कि जब हमारा वेव चल रहा हो इधर की, तो इसी की दिशा में जब हमारे जो मीडियम के पार्टिकल हैं ऑसिलेट करने लगेंगे, ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो उसमें क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, आगे हम लोग पूरे फिगर के साथ और ग्राफ बनाकर समझेंगे, अभी तो ये डेफिनेशन लिखा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप प्रूफ करेंगे एक दो तब जाकर बेहतर समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल लिखा देते हैं एक दो। चलिए इसका एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल में आएगा साउंड वेव इन गैसियस मीडियम आर वेव इन स्पाइरल स्प्रिंग। देखिए ये तो आप समझ रहे हैं कि साउंड वेव इन गैसियस मीडियम, यानी साउंड का जो वेव किसमें, गैसियस मीडियम, यानी जिसमें गैस भरा हो, या गैस तो हमारे वातावरण में भी पाया जाता है। तो वेव इन स्पाइरल स्प्रिंग, अब ये समझाते हैं कि स्पाइरल स्प्रिंग क्या होता है। देखिए स्पाइरल स्प्रिंग, सभी स्प्रिंग जो है हमारे क्या स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, यानी इस तरह घूमे घूमे होते हैं। ठीक है, इस तरह घूमे घूमे होते हैं, या तो हम आपको एक और समझाते हैं।
ठीक है। तो ये जो देखिए स्प्रिंग की तरह घुमा हुआ है, यही हमारा स्पाइरल होता है। देखिए ऐसे घूमकर फिर ऐसे आया है, तो ये स्पाइरल इसको बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जो जैसे अगर हम इसको खींच रहे हैं, जैसे इसको हम खींचें अगर इधर की तरफ और छोड़ दें, ठीक है, तो ये तो नहीं मूव कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग रहता तो कई बार जो है ये कई बार ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इस तरह से स्प्रिंग रहता तो ऑटोमेटिक कई बार करता है, एक बार हम खींच के छोड़ देते हैं तो कई बार ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, तो ये हमारा स्पाइरल स्प्रिंग में वेव कहलाता है। देखिए ये वेव की तरह व्यवहार कर रहा है इस समय। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि हम बार बार फोर्स कर रहे हैं तब जाकर के इस तरह हो रहा है। अगर यही स्प्रिंग रहता तो हम इसको एक बार खींच के छोड़ देते हैं, या तो कॉपी में यहाँ लगा हुआ है ना, कॉपी में से निकला रहता तो यही कई बार संचरण करता, हम इसको एक बार खींच के छोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो होगा इस समय, ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव का काम करेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रांसवर्स वेव दूसरा है। दूसरा क्या है हमारा? ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, अभी हमने पहला पढ़ा इसके पहले, तो पहला हम पढ़ चुके हैं। पहला था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा है हमारा क्या? ट्रांसवर्स वेव। इसमें दिया है इन दिस वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और आगे लिखेंगे हम सच वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, यानी पहले हम बता देते हैं इसका नाम होता है, इसको हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। आप इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में पढ़ भी चुके होंगे। ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और हमारा वो वाला था अनुदैर्ध्य वाला। ठीक है, तो ये हमारा अनुप्रस्थ है। तो इसमें कह रहा है कि जब उसमें हम क्या होता था, उसमें जब हमारा वेव प्रोपोगेट करता था तो उसमें क्या होता था कि जब हमारा वेव चलना शुरू करता था तो जो मीडियम के पार्टिकल होते थे वो उसी डायरेक्शन में, ठीक है, ऑसिलेट करते थे जिस डायरेक्शन में हमारा वेव चलता था। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा वेव इधर से अगर जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर जो है मीडियम के जो पार्टिकल होंगे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी मान लीजिए हमारा वेव इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है, तो जो हमारे मीडियम के पार्टिकल होंगे वो ऐसे क्या करने लगेंगे, इसमें ऑसिलेट करने लगेंगे। यानी जब जो हमारे मीडियम के पार्टिकल हैं अगर वेव के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ट्रांसवर्स वेव है हमारा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव हमारा होता है जैसे सरफेस वाटर, आप देखे होंगे पानी है तो पानी पे क्या होता है, ऐसे ऐसे फिगर बन जाते हैं। यानी इस तरह से पानी है, फिर यहाँ पानी, तो पानी पे ऐसे कुछ सरफेस बनता है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई रस्सी है मान लीजिए, ठीक है, तो रस्सी है तो आप उसको अगर यहाँ बांध दिए हैं दो जगह, ठीक है, और इसको घुमा रहे हैं तो ये भी इस तरह से कुछ नेचर दिखाती है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत जितने भी वेव्स आते हैं हमारे, वो सभी इसी वेव के अंतर्गत आते हैं मीडियम में। ठीक है, जब मीडियम की बात होगी तो यहाँ पे हम आपको इसका एग्जाम्पल नोट करा देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे वेव ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, और इसके अलावा स्प्रिंग पे भी होगा, स्ट्रिंग पे भी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने आपको बताया कि जितने भी होंगे अगर वेव की बात होगी तो वो भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो चलिए हमने तो ये वेव के बारे में जानकारी ली कि पहले हमने क्या किया, वेव देखा, वेव की डिफिनीशन देखा, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज थे हमने देख लिया कि 2 टाइप्स के होते हैं वैसे नॉर्मली। और यदि मीडियम की बात करें तो मीडियम में भी हमारे वेव 2 टाइप्स में डिवाइड हो गए, पहला लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा ट्रांसवर्स। हमने लॉन्गिट्यूडिनल को भी बहुत अच्छी तरह से समझा और इसको भी समझा। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारा पॉइंट आता है उसको हम ये सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, उसके बाद जो हमारे जितने भी पॉइंट आएंगे धीरे धीरे हम सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव आता है, स्टैंडिंग और स्टेशनरी तो एक ही होता है। ठीक है,
तो हम सब मतलब धीरे धीरे एक एक करके इस चैप्टर को अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने इस चैप्टर से तो हम इसे कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर लाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ लेते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन इसके दूसरे वाले पार्ट में लाएंगे, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको याद करने में भी दिक्कत होगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो जैसे एक एक पार्ट हम अपलोड करते जाते हैं, आप इसका नोट्स भी बनाते रहिए और डेली का डेली एक एक वीडियो देखते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी याद करने में। ठीक है, चलिए तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी पार्ट में चलिए शुरू कर देते हैं। जो हमारा है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। ठीक, चलिए हम सबसे पहले देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक फिगर हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उस फिगर को यदि आप समझ गए तो आप इसका डेफिनेशन से लेकर और डिफरेंशिएशन तक मतलब बहुत आसानी से कर सकते हैं और लिखते भी चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलिए हम इसको y मान लेते हैं और ये हमारा क्या है, x है। ठीक, चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमारा वेव है जो कि क्या हो रहा है, इस तरह से जा रहा है और फिर पुनः डाउन हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो अगर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, और यहाँ एक पार्टिकल p, यहाँ हम p मान लेते हैं इसे। ठीक, ये पॉइंट p हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसको p मान लेते हैं। ठीक है, ये o है और ये सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था p हमको। ठीक है, p मान लेते हैं। तो ठीक है, तो अब हम ये मानेंगे कि देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक वेव है। ठीक है, और x एक्सिस पे प्रोपोगेट करना चाहता है, तो हमारे x एक्सिस कौन सा होगा, यही होगा। तो x एक्सिस ये होगा, इस पे जो है ये प्रोपोगेशन करना चाहेगा। तो जब इस पे करेगा तो क्या करेगा, कुछ देखिए कुछ तो समय लगेगा। जब यहाँ से ये पॉइंट P है, यहाँ O से P तक आने में इसको कुछ समय भी लगेगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि O से P तक जब आ रहा है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी चलेगा। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट चलेगा वो हमारा कितना होगा, ठीक है, x होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, हम यहाँ तक लेते हैं तो x होगा। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ से P तक आ रहा है तो x होगा। अच्छा, अब कुछ समय भी तो लेगा, तो समय अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जब देखिए जब O से P तक आ जाएगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो x हो जाएगा, और उसके बाद जब समय निकालेंगे तो दूरी बट्टे क्या होता है, 4 होगा। तो हमारा देखिए x हो जाएगा, v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो v वेलोसिटी से जा रहा है तो हमारा t कितना आ जाएगा, x अपन v आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए दूरी ये हमारा आ गया और चाल v चाल से जा रहा है तो v आ गया, तो x बाई v जो है हमारा कितना आ जाएगा, और टाइमिंग आ जाएगी कितने टाइम में गया है। और यदि हम पूछें डिस्प्लेसमेंट d कितना चला है तो d हम x से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ और नहीं लिखना होता है, बस इतना ही। फिगर आप समझ गए कि यहाँ पे क्या है, ग्राफ है एक्स वाई, यहाँ पे क्या है, वेव है, एक वेव ट्रेन है। ठीक है, तो वेव जो है ओ से पी तक की डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस तक जा रहा है, तो ओ से पी तक जा रहा है तो क्या कर रहा है कि कुछ समय ले रहा है, और समय हमने निकाला कितना आया है कि डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि एक्स दूरी चला है, तो एक्स दूरी चला किस वेग से, भी वेग से चला है, तो भी वेग से चला तो एक्स बाई भी हमारा समय बन गया और डी कितना बन गया, एक्स बन गया। ठीक है, अब चलिए इसका हम इसको लिख लेते हैं कि किस तरह से लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक वेव ट्रेन है। वेव ट्रेन मतलब बोल सकते हैं कि कोई ऐसा वेव हो मतलब जिसका क्या हो, मामूली सा वेव हम मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी हम वेव के लिए निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट अ वेव ट्रेन मूव अलोंग एक्सिस, यानी यहाँ पे एक वेव है जो किस पे, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v। ठीक है, देखिए अगर आपको ग्राफ ना समझ में आए तो इससे समझ में आएगा, और ये ना समझ में आए तो ग्राफ से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप दोनों को समझेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यहाँ तक आप कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ लिखेंगे एट एनी इंस्टेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, आप टी मान लेते हैं,
द डिस्प्लेसमेंट of the particle situated at origin ठीक है, कैन बी y बराबर एफ ऑफ टी हम मान सकते हैं। ठीक है, कर एनी इंस्टेंट टी, यानी किसी टी टाइम पे हम क्या मान सकते हैं कि इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट हो गया ओरिजिन पे सिचुएटेड है, तो हम y बराबर एफ ऑफ टी मान सकते हैं। जैसे जैसे टी का मान बढ़ाएंगे y का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो y बराबर एफ ऑफ टी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ लिखेंगे हम दिस विल reach a point, reach a point कहाँ पे, ये P पॉइंट है हमारा, तो P पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, एट डिस्टेंस P एट डिस्टेंस x। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पहुंच रहा है, एट पॉइंट P पे पहुंच रहा है और डिस्टेंस x से दूरी तय कर रहा है। ठीक है, अच्छा x तक तो आ गया, कब आया, आफ्टर AFTER, आफ्टर x/v सेकेंड। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये तो आप समझ गए, अब ये क्यों लिखा है मैंने आफ्टर x/v सेकेंड, क्योंकि इतना समय लिया है यहाँ तक आने में। ठीक है, तो जो बात हमने आपको समझाया सेम वही इस थ्योरी में लिखना है, तो आप इसको इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखना होगा, ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ तक आप समझ गए। ठीक, अब यहाँ से लिखते हैं हेंस एट एनी टाइम टी डिस्प्लेसमेंट of the particle at P क्या हो जाएगा, y बराबर एफ ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन भी। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इसका आ जाएगा पार्टिकल का, विच इज इक्वेशन ऑफ वेव फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो हमको क्या मिल गया, y बराबर एफ ऑफ टी माइनस एक्स अपान भी निकल गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, वेव का जो हमारा था एफ ऑफ टी था, लेकिन हमने जब माइनस किया एक्स बाई भी को तो हमारा इसका आ गया। तो ये किस पे है, मतलब माइनस एक्स पे है कि प्लस एक्स एक्सिस पे है। तो अगर ये पूछे कि हमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यानी एक्स वाले पे हमें निकालिए, तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, y बराबर एफ ऑफ टी माइनस एक्स अपान भी। लेकिन यदि मान लीजिए आपको ज़रूरत है, आप कोई यदि आपसे पूछ दे कि माइनस एक्स में हमें क्या निकालेंगे, यानी ये तो हमने जो बताया आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का था। ठीक है, यदि आपको निगेटिव एक्स डायरेक्शन का चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, चलिए उसको भी हम लिखा देते हैं क्या होगा, क्योंकि लिखा रहेगा तो आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अब इफ, ठीक है, इफ वेव प्रोपोगेट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। देखिए जितना बेहद तरीके से आप एक एक पॉइंट जानते रहेंगे, एग्जाम में आपको उतनी आसानी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी जान लीजिए कि नेगेटिव क्या होगा, इफ ए प्रोपोगेट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा देन, अच्छा y बराबर यहाँ एफ ऑफ टी माइनस एक्स समान भी है, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर एफ ऑफ टी प्लस एक्स अपान भी। ठीक है, बस अंतर यही है कि जब पॉजिटिव पूछे तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा उल्टा, और यहाँ निगेटिव पूछ रहे थे यहाँ प्लस कर दीजिएगा।
तो ये हमारा तो इक्वेशन निकल गया, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव यही कहलाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स पे माइनस और निगेटिव एक्स पे जितना हो जाएगा, यही दो हमारे इक्वेशन यहाँ पे निकल कर सामने आए हैं। ठीक है, और ये है। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, और उसके बाद जितने भी पॉइंट आगे आते जाएंगे और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे, उन लोग को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई दिक्कत है या समस्या है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करें।